अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में इंडियन पेनल कोड के 37 फौजदारी कवानीन का होगा निफाज, मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। कश्मीरी कायदीन से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, किशन रेड्डी का बयान, कहा अनखरीब रिहा किए जाएंगे महरूसीन। जम्मू कश्मीर बैंक की जायदादों का कालदम किया जाना तानाशाही है, सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने मरकज पर जिताई बरहमी। पुलवामा हमला मामले में एनआईए की एक और छापामार कार्रवाई, बकरीपुरा और हाजीबल में अस्करियत पसंदों के घरों पर मारे गए छापे। दिल्ली के तशद्दुद में ताहाल 42 हलाक, शुमाल मशरकी दिल्ली उजाड़ दी गई, जंतर मंतर पर शांति के नाम मार्च में एक बार फिर की गई इश्तियाल अंगेज तकरीर, कपिल मिश्रा भी थे मौजूद। दिल्ली के तशद्दुद पर यूएन ह्यूमन राइट्स ने जाहिर की सख्त तशवीश, इमरान खान ने आलमी बरादरी को दिल्ली की सूरत हाल पर किया आगाह। पेश है खबरों की तफसीलात और जम्मू कश्मीर की खबरों से कबल शुमाल मशरकी दिल्ली के उस हाल का जायजा लेते हैं जिसको 2002 का गुजरात बनाया गया है। शुमाल मशरकी दिल्ली के तशद्दुद में जुमला 42 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है, अगरचे बाज जख्मियों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। पुलिस महकमा के मुताबिक दिल्ली के इस तशद्दुद में 148 FIR दर्ज किए जा चुके हैं, 630 अफराद को तहवील मिली गया है। इधर पुलिस का कहना है कि जहां कहीं भी तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं वहां पर फॉरेंसिक माहिरीन को भेजा जा रहा है। तशद्दुद में और आगजनी में जो मादा इस्तेमाल किया गया है उसका भी मुशाहिदा किया जा रहा है। बताया गया है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भी बाज जख्मियों की हालत नाजुक है। ख्याल रहे कि 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दहशतगर्द बलवाइयों की जानिब से शुमाल मशरकी दिल्ली में चुन चुन कर अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद और उनकी इमलाक को निशाना बनाया गया। जुमेरात के दिन शुमाल मशरकी दिल्ली में फोर्सेस की गश्त जारी है। भारी तादाद में फोर्सेस को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है और अब जिनकी दुकानात सलामत रही है वो अपनी दुकानात खोल रहे हैं। अगरचे शुमाल मशरकी दिल्ली में बेशतर इलाका ऐसा है जहां बाजार खोलना तो दरकिनार, यहां से नजरातिश किए गए साजो सामान को भी मुकम्मल तौर पर हटाया नहीं जा सका है। दिल्ली के पुरतशद्दुद वाकयात में गैर मामूली जानी नुकसान के साथ साथ भारी माली नुकसान भी हुए हैं। अभी जली हुई दुकानात से मलबा साफ किया जा रहा है। गोकुलपुरी समेत चांदबाग, विष्णु विहार में ऐसे ही तबाही के मनाजिर देखे गए हैं। एक दुकान के मालिक मोहम्मद खान ने बताया कि 40 साल से उनकी ये दुकान चल रही थी, लेकिन एक ही रात में उनकी दुकान में रखा हुआ 12 से 13 लाख रुपए का सामान जला दिया गया। मोहम्मद खान की फर्नीचर की दुकान थी जिसे बलवाइयों ने जलाया है, लेकिन उनका कहना था कि पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझ पाई। तो दूसरी जाने मोहम्मद खान की दुकान के ऊपर रेखा नामी एक खातून की दुकान थी, उसे भी बलवाइयों ने आग लगा दी। रेखा ने बताया कि उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जिसे बलवाइयों ने आग लगाई। ख्याल रहे कि 24 फरवरी से 27 फरवरी तक शुमाल मशरकी दिल्ली में पेश आने वाले तशद्दुद को बदतरीन तशद्दुद करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर दिल्ली में होने वाले कत्ल आम पर तशवीश जाहिर की जा रही है।
जिन नफरत भरे नारों के नतीजे में दिल्ली जल गई, वो नफरत भरे नारे अब भी नहीं रुक पाए हैं, बल्कि खुलेआम लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद दिल्ली में हालात को कशीदगी ही से दो चार रखना चाहते हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आज एक ग्रुप ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के इश्तियाल अंगेज नारे बुलंद किए। ये इश्तियाल अंगेज नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद शर्ट, जाफरानी टोपी पहनकर एक ग्रुप ये नारे लगा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 10:52 पर दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के करीब ये नारे लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि ऐसे ही नारे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की जानिब से भी दिल्ली के इंतखाबात के वक्त लगाए गए थे और इसके अलावा बीजेपी के बाज़ कायदीन की जानिब से भी मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए थे। बीजेपी लीडर की मौजूदगी में एक मरतबा फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर नफरत आमेज और इश्तियाल अंगेज तकरीर की गई। तशद्दुद में मारे गए पुलिस कांस्टेबल आए ओहदेदार को खिराज पेश करने और अमन मार्च के नाम से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में नफरत आमेज तकरीर की गई और इस मार्च को मुखातिब करने वाले एक मुखर्रर ने कहा कि भारत की तहजीब कहीं न कहीं मुतासिर होने लगती है। क्या ऋषि मुनियों ने इस दिन को देखने के लिए ये कहा था कि 30-40 वर्षों में आगे बढ़ती दिल्ली अचानक जिहादी नजरियात से मुतासिर होने लगेगी? 10-12 वर्षों में कौम मुखालिफ अनासिर को मैं देख रहा हूँ। जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसको जीने का हक नहीं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर के करीब अमन मार्च के नाम से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा को भी देखा गया, जो शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदार उन्हें समझा जा रहा है। एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम के जरिए नफरत आमेज तकरीर की गई है। के बारे में देखा समझा जाता है तो भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होने लगती है। अयम निजह परोवेती गणना लघु चेतसांग उदार चरिता नाम तो वस्थिर कुटुंबकम, जो हमारे ऋषि मुनियों ने नारा दिया वो कहीं ना कहीं आहत नजर आता है। क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने कहा था? क्या इसी दिल्ली को 30-40 सालों में जिस तरीके से विकसित दिल्ली की तरफ जाता हुआ देख रहे थे, वो दिल्ली अचानक जिहादी मानसिकता से पीड़ित होने लगेगी? राजनीतिक रूप से 10-12 सालों में जो घटना चक्र जो घूमा है उसमें कहीं न कहीं एंटी नेशनल फोर्सेज, मैं इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि उन आंदोलनों में मैं भी रहा हूं, जिन आंदोलनों से बहुत सारे लोग निकल कर आए, मैंने उस चीज को देखा, अनुभव किया, बहुत सारा मैंने कहा भी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो कुछ हो रहा है वो 2-4 दिन का, 2-4 महीने का घटना चक्र नहीं है। इस हिंदुस्तान को कहीं राजीव कुमार मल्होत्रा जो एनआरआई हैं, कपिल मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। राजीव कुमार मल्होत्रा अमेरिका में रहते हैं। उनकी एक किताब है ब्रेकिंग इंडिया, जिन्होंने पढ़ी हो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो समझिएगा, उसको देखिएगा, उसको इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये कुछ देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। दिल्ली के तशद्दुद पर आलमी तंजीम इंसानी हुकूक ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मोदी सरकार की मजम्मत की है। UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने CAA और दिल्ली तशद्दुद में पुलिस के रोल से मुताल्लिक सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने अपने एक बयान में भारतीय सियासतदानों पर जोर दिया कि वो मजीद तशद्दुद को बढ़ने से रोके। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 43वें इजलास को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बड़ी तादाद में आबाद है और वो
बड़े ही पुरअमन तौर पर रहते हैं। मुल्क देरीना तौर पर सेक्युलर रिवायत पर कायम है, लेकिन आज इन रिपोर्ट्स पर काफ़ी तशवीश है कि यहाँ मुसलमानों पर मुखालिफ ग्रुप्स की जानिब से हमलों पर पुलिस की खामोशी और CAA की मुखालिफत में पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया है। इधर पाकिस्तान ने भी दिल्ली में हुए तशद्दुद पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्विटर पर शुमाल मशरिकी दिल्ली के फसादात और मुतासरीन की चंद तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैं ये पेश गोई कर रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात के न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया भर के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होंगे। चाहिए कि आलमी बिरादरी उसमें मुदाखलत करे। इमरान खान ने दिल्ली तशद्दुद के लिए RSS की मजम्मत करते हुए दिल्ली पुलिस के रवैये पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने लिखा कि इस तरह की रियासती दहशतगर्दी 200 मिलियन मुसलमानों की बुनियाद परस्त उन्हें बना सकती है। उन्होंने अपने ट्वीट में कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख कश्मीरियों की अमवात ने कश्मीरी नौजवानों को भी इसी तरह बुनियाद परस्त बनाया है। वाज़ेह रहे कि भारत पाकिस्तान के बयानात की मजम्मत करता है और उनको भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देता है। दफा 370 के खात्मे के बाद मोदी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम इनफरादी उमूर की बर्खास्तगी अमल में लाई जा रही है और इसी तसलसल के तहत मरकजी काबीना ने इंडियन पिनल कोड की 37 फौजदारी खवानीन को जम्मू कश्मीर में नाफिज करने से मुताल्लिक मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि 31 अक्टूबर 2019 में लागू किए गए जम्मू कश्मीर तश्कील 9 एक्ट के तहत उसको मंजूरी दी गई है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के तर्जुमान डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों के महरूज सियासी लीडरों के साथ हमें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और उन्हें अनकरीब रिहा किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना रहा कि जम्मू कश्मीर के जुमला तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए जाएंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा खान ने कौमी राजधानी दिल्ली में हुए इस मुलाकात की तफसीलात फराहम करते हुए UNI उर्दू को बताया कि करीब आधा घंटे की इस मुलाकात में महबूस सियासी लीडरों खासकर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शाह फैसल की फौरी रिहाई के अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में 3 अहम उमूर और जिला बांडीपुरा की तरक्की के कई उमूर ज़ेर बहस आए।
CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے یونین ٹریٹری انتظامیہ کی جانب سے جموں کشمیر بینک کی جانب سے مشتہر کی گئی 1450 جائیدادوں کو کالعدم کیے جانے کے فیصلے کو تانا شاہی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حد درجہ امتیازی پر مبنی ہے اور ناانصافی ہے اس میں، جس کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا رہا کہ ایسے فیصلے کہیں اور سے جاری کیے جاتے ہیں اور ہماری یونین ٹریٹری انتظامیہ بغیر سوچے سمجھے ان احکامات کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ بتا دیں کہ یونین ٹریٹری انتظامیہ نے گزشتہ روز محکمہ خزانہ کو ہدایت دی کہ وہ IBPS کے ذریعے جموں کشمیر بینک میں 250 عارضی افسران اور 1200 بینکنگ ایسوسیٹس کے لیے ایک منصفانہ اور شفاف بھرتی کے عمل کا آغاز کرے۔ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں گزشتہ سال CRPF کے قافلے پر عسکری حملے کے تعلق سے NIA کی چھاپہ ماری ہفتے کو دوسرے دن بھی جاری رہی۔ اس حملے میں CRPF کے 40 جوان شہید ہو گئے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق NIA کے افسران نے ضلع پلوامہ کے حکری پورہ اور حاجی بل میں دہشت گردوں کے گھروں پر چھاپہ مارا۔ NIA افسروں نے جمعہ کو جیش محمد کے دہشت گرد شاکر بشیر مانگرے کو گرفتار کیا تھا۔ مانگرے گزشتہ سال اونتی پورہ میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر CRPF جوانوں کی گاڑی سے RDX بھری کار کو ٹکرانے والے دہشت گرد عادل احمد ڈار کی مدد کا ان پر الزام ہے۔ شاکر حاجی بل کا رہائشی ہے اور انہوں نے پلوامہ میں مبینہ طور پر دہشت گردوں کو پناہ اور مدد فراہم کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ پولیس اور سلامتی دستوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس معاملے میں شامل تمام دہشت گردوں کو مختلف مقابلوں میں مار دیا گیا ہے۔ NIA نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد وادی میں چھاپہ مار کر کئی دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ بابا گنڈ پلوامہ سے خبر ملی ہے کہ یہاں فورسز نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، جہاں عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی ہے۔ تاہم یہاں سے ملنے والی آخری اطلاع تک فورسز کا گھیراؤ یہاں برقرار ہے اور اس دوران مقامی نوجوانوں اور فورسز کے درمیان ہلکی جھڑپ کی بھی اطلاع ملی ہے۔ فون لائن سے اب جڑ رہے ہیں شبنم فیاض، تفصیلی تازہ ترین معلومات پلوامہ سے بتانے کے لیے۔ شبنم فیاض، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شبنم، سب سے پہلے بتائیے کہ بابا گنڈ پلوامہ سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ دیکھیے، آج سفیر فورسز جس میں فوج، CRPF، SOG اور جموں کشمیر پولیس شامل تھی، انہوں نے بابا گنڈ پلوامہ جو صرف قصبہ پلوامہ سے 2 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے اور اس گاؤں کو محاصرے میں لیا، جہاں فورسز کو عسکریت پسندوں کی چھپے ہونے کی خبر ہے اور یہ محاصرہ جو ہے ابھی بھی برابر جاری ہے۔ اس دوران علاقے میں تناؤ کی صورتحال بھی ہے اور نوجوانوں اور فورسز کے بیچ جو ہے معمولی جھڑپیں بھی ہوئی، جس دوران پتھراؤ کی واردات بھی سامنے آئی۔ تاہم ابھی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور جو تلاشی آپریشن ہے وہ برابر جاری ہے۔ جی، تلاشی آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو پلوامہ میں بتایا گیا کہ آج 2 مقامات پر NIA کی چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے، تو یہ کس قسم کی کارروائیاں رہی؟ دیکھیے، NIA کی چھاپہ مار کارروائیاں جو ہے بہت مدت سے اب جاری ہے اور جہاں نگروٹا واقعہ یا حملے کے حوالے سے جو NIA کی ٹیمیں چھاپہ مار کارروائیوں میں مصروف ہے، وہی تھے جو لتپورہ پلوامہ میں CRPF گاڑی پہ حملہ کیا گیا تھا 2019 میں۔ اس سلسلے میں بھی NIA کی جو ٹیمیں ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج حکری پورہ پلوامہ جو گزشتہ رات سے ہی یہاں پہ NIA کی ٹیمیں پہنچی تھی اور چھاپہ مار کارروائی میں مصروف تھی، اور دوسری جانب جو حاجی بل کاکاپورہ ضلع پلوامہ کا علاقہ ہے، بالکل لتپورہ کے ساتھ ہی واقع ہے اور صرف دریا بیچ میں ہے، اور یہاں پہ شاکر بشیر نام ایک نوجوان کو حراست میں لیا گیا جو NIA کے مطابق عنایت کار تھا عادل ڈار کا، جنہوں نے اس گاڑی پہ حملہ کیا تھا۔ اور ویسی بات ہے، اس دوران جہاں اس کے مکان کو سیز کیا گیا ہے وہیں پہ اس کے والد کو بھی جو ہے حراست میں لیا گیا ہے۔ پوچھ تاچھ برابر جاری ہے اور جو NIA کی ٹیم ہے وہ دونوں واقعات یا معاملات میں جو کافی گہری
सही तरीके से जो है तहकीकात कर रही है और ये सिलसिला बराबर जारी है। इस मौके पर उनके हमरा जो फौज, सीआरपीएफ और दीगर जो फोर्सेज है वो भी होती है और इलाके में आज ये टीमें जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुई थी और बाद दोपहर ये मुकम्मल हुई, जिसके बाद बाबागुंड का वाकया पेश आया और यहाँ पे अभी भी जो तलाशी कार्रवाई वो बराबर जारी है। तो यहाँ पर जो ये छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही है तो इस ताल्लुक से अवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखिए, आवाम को मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है जब भी फोर्सेज कहीं पे होती है और अगर पथराव की वारदातें आए तो तनाव का माहौल होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह पहले काफी हालात बिगड़ जाते थे उसमें फोर्सेज जो है कंट्रोल करने में बहुत कामयाब नजर आ रही है और इसके बावजूद जो है फोर्सेज अपनी कार्रवाइयाँ खासकर जनूबी कश्मीर में जारी रखे हुए हैं, जहाँ यही समझा जाता है कि अस्करियत का गढ़ जनूबी कश्मीर चाहे पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो और अनंतनाग, इस सिलसिले में जो है इस साउथ कश्मीर में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी है। तो यहाँ पर आपने कहा कि हालात कुछ कशीदा नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पर हालात क्यों कशीदा नज़र आ रहे थे? देखिए, पुलवामा कस्बे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा ये गांव है और शाम का वक्त था जब पथराव लगता है और जब शेलिंग होती है तो जाहिर सी बात है तनाव की सूरत हाल तो पूरे इलाके में रहती है और जो पुलवामा है काफी हसास माना जाता है इस हवाले से अगर बात करें। तो यहाँ पर इस कशीदा माहौल में कौमी शाहराह का क्या हाल है? यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से क्या तफसीलात है? अभी अपडेट क्या है यहाँ से? अपडेट यह है कि मिहाड़ रामबन में आज ये तस्वीर गिराई थी और जिसकी वजह से जो कौमी शाहराह इस पे ट्रैफिक बंद कर दिया गया ताकि जो लोग हैं वो महफूज रहें। इस दौरान अगरचे उसे बाद में बहाल भी किया गया, जो पत्थर दीगर मुकामात क्योंकि बारिशें हुई थी और पत्थर गिर आ रहे थे उसकी वजह से इसमें खलल पैदा हुआ बीच बीच में और इसीलिए हुकाम ने कल दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद रखा है और जो दरमाना गाड़ियां हैं उन्हीं को जाने की इजाजत दी जाएगी। सूरत हाल यहाँ भी हमेशा जब भी बारिशें होती है काफी मुश्किल जो इस शाहराह पर सफर करने वाले लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देती है क्योंकि काफी जानी नुकसान हुआ है पिछले कई वर्षों से यहाँ। जी, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी यहाँ से और शबनम फयाज हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद सरहदी इलाकों में अहम शाहराहें दोबारा बंद कर दी गई है। वादी कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जुमा ही से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। तो दूसरी जानिब बाद सरहदी इलाकों का अपने ज़िला सदर मुकामात से एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। उधर महकमा मौसमियात ने वादी में बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने की पेश क़यासी की है, ताहम इसकी शिद्दत निस्बतन कम होने की तौक़े भी जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही जिस तरह शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ वो बाद दोपहर तक जारी रहा, ताहम बाद दोपहर ये बारिशों का सिलसिला थम गया। ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी देखने को मिला। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को उस वक्त बंद करना पड़ा जब मिहाड़ रामबन के मुकाम पर एक पस्सी गिराई। अगरचे हुकाम इस पस्सी को हटाने के लिए काम में लगे हैं, ताहम इसकी वजह से बहुत सा जाम जो है वो शाहराह पर लगा और लोगों को खासकर मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी NIA ने ज़िला पुलवामा के कई मुकामात पर छापे डाले, जहाँ हकड़ीपुरा पुलवामा में इस तरह का छापा डाला गया। वहीं पर हाजीबल, बांडरपुरा, काकपुरा ज़िला पुलवामा के इलाके में भी शाकिर बशीर नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया और उसके वालिद को भी हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ भी जारी है, जबकि तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहले ही वाज़ह कर दिया है कि लतपुरा हमले में शाकिर बशीर एक मावनतकार के तौर काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। और मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी कई एक मुकामात पर इस तरह के छापे डाल रही है, जहाँ नगरोटा हमले की तहकीकात हो रही है, वहीं पर जो लतपुरा पुलवामा में 2019 में CRPF गाड़ी पर हमला हुआ था उसकी तहकीकात भी बराबर जारी। बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। NC लीडर शौकत हुसैन ने जम्मू कश्मीर बैंक में आरजी मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ हुकूमती फैसले पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है।
देखो 2018 में रियासती जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज हुआ था, सतपाल जी मलिक ऑनरेबल गवर्नर थे। उसी वक्त में जम्मू कश्मीर बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें 250 पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और 1200 बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए दरखास्तें तलब की गई। उसके लिए बम्बई की एक फर्म IBPS हायर की गई जो इस सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस और फाइनल सिलेक्शन को सामने लाएगी। उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट निकाला तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चे उन्होंने फॉर्म्स भर दिए। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में पढ़ रहे थे, हायर क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे थे या कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में इवन जॉब भी कर रहे थे। ये सारे बच्चे हाफ वे अपनी तालीम को छोड़ा, अपने कैरियर को दाव पर लगाया, अपनी नौकरियों को छोड़ा और रियासती जम्मू कश्मीर में वापस आ गए और बैंक में अप्लाई किया और कोचिंग स्टार्ट की ताकि हम रिटन एग्जाम में बैठ सकें। रिटन एग्जाम में बैठने के बाद बैंक ने उनका रिजल्ट निकाला, कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया वो उनको पता है। तब से वो इस इंतजार में है कि वाइवा हो जाएगा तो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होगी। इस बारे में वो जो चूंकि उसके बाद 5 अगस्त को रियासती जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहे, बैंक अथॉरिटी से मिलते रहे कि वाइवा हो जाए और फाइनल जो ये सिलेक्शन लिस्ट है वो मंजर-ए-आम पर आए। ऑल ऑफ ए सडन 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज आ गया जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर रोहित कंसल जी ने कहा कि इस सारे प्रोसेस को कलअदम करार दिया गया। दिस एंटायर प्रोसेस हैज बीन कॉशन। रीजन है कि इसमें शफाफियत नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसीज है। मान लिया शफाफियत नहीं है, डिस्क्रिपेंसीज हो गई है, तो फिर जो ये नया सिलेक्शन प्रोसेस 3 महीने में खत्म करने की बात इस इंतजामिया ने कही, फिर उसी बंबई की फर्म IBPS के लिए यह काम सुपुर्द किया है। यह समझ से बालातर है कि अगर यह IBPS पहली जो ये प्रोसेस उन्हीं के हाथों में है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, तो आज उन्हीं को यह काम क्यों सुपुर्द किया जाए। सबसे बड़ी बात जो है डिस्क्रिपेंसीज क्या है, गवर्नमेंट को इस बारे में मंजर आम पर आना चाहिए कि उसमें कौन सी डिस्क्रिपेंसी थी, कहां फॉल्ट था, कहां सिलेक्शन प्रोसेस में गलतियां हो, ताकि बच्चे जान ले क्योंकि उनका कैरियर दाव पर लगा है, उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मेंटल एगनी है। मेरे ख्याल में इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी देखना चाहिए ताकि रियासती जम्मू कश्मीर के ये पढ़े लिखे बच्चे मजीद मुश्किलात में ना पड़े। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, जो वो नोटिफिकेशन थी उनका रिजल्ट निकला है, वो जॉब कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से निकली। तो बैकडोर एंट्रेंस की बात हो रही है, बैकडोर एंट्रेंस तो वो मेरा रोल नहीं है। आई हैव नो मैंडेट टू टॉक ऑन दैट। वो तो बेस्ट है, यू कैन टॉक टू द बैंक। जनता दल यूनाइटेड के लीडर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सियासी महरूसीन की रिहाई और इंतखाबात के इनेकाद को नागुज़ीर करार दिया है। जम्मू कश्मीर की खास करके अगर जब हम बात करते हैं और जबकि गवर्नर रूल को भी आज 2 साल से ज़्यादा होने लगा और जबकि आप नहीं कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, आपको सियासी लोगों को लाना पड़ेगा, आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन जिसे आप कहते हैं वो लोगों को देने पड़ेगी। और जब तक कि आप नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें खामियां आपको ज़रूर रहेगी। अफसरों से काम नहीं होता है, ये लोकल MLAs ही होते हैं कि जो बता पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हमें नहीं लगता अभी जो वैक्यूम है बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे लग रहा कि अभी मौका मिला लोगों को पूछने का। लोगों को मौका तब मिलेगा जब आप लोगों के सामने जाओगे, जब आप इलेक्शन करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि लोग कितना खुश है, कितना नाराज है। अभी कबल इस वक्त किसी चीज़ को कहना, और बीजेपी के अपने दावे हो सकते हैं, उनकी अपने मामलात हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई गैरअप है, ऐसी कोई ग्रिप बीजेपी की भी जम्मू में बनी हुई है। जबकि वहाँ पर भी सिवाय 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो आपका है टाउनशिप के बाहर, जब आप निकलोगे किसी भी रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स में, आपको बीजेपी काफ़ी कमज़ोर मिलेगी। और इसको आगे जब पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात होगी, उस वक्त देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है।
ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے آج میگا کسان میلے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا جس میں زرعی پیداواروں کے نمونے رکھے گئے تھے۔ یہاں پر نہیں نکالتے ہیں اور کمرشل بیسس کیونکہ یہ باہر ہی ہے سب پروڈکٹ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے خود ہی ابھی بتایا کہ آج موسم خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ایک بڑا اوور ویلمنگ ریسپانس ہے فارمرز کا یہاں پہ، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کافی اچھے ایفرٹ کیے جو یہاں پہ اس میلے کو آرگنائز کیا۔ ابھی جو جتنا بھی یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے، چاہے وہ ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کا ہو، میکنائز فارمنگ کے لیے جو نئی مشینری ان کی ہے، اور جو ان کا آلریڈی جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں اور اس کی جو ویلیو ہے جو یہ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈسمنیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے بڑھاوا دیا جائے، فروغ دیا جائے ایگریکلچر کو یہاں پہ، اور بیسٹ پریکٹسز کون سی ہو سکتی ہیں، کس قسم کے فرٹیلائزر یوز ہونے ہیں، کس قسم کے کراپنگ پیٹرنز ہیں یہاں پہ، اور کون سی نئی ویرائٹیز ہیں جس کی وجہ سے ییلڈ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو ایک رجحان پیدا ہوگا، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں تک جانکاری پہنچتی ہے اسکیمز کی، چاہے وہ سبسڈی کے کمپوننٹس کی اسکیمز ہوں، باقی اسکیمز ہوں، کہ گورنمنٹ ان کو کس طریقے سے امپرووڈ ویرائٹیز کے بیج دیتی ہے، سبسڈی کس اسکیم کے انڈر مل رہی ہے، اور اسی طرح لونز کیسے مل رہے ہیں، کیونکہ یو ٹی بننے کے بعد تو اب یہاں پہ کافی زیادہ اسکیمز ہمارے یہاں پہ کشمیر میں آ رہی ہیں ایگریکلچر کو لے کے، اور آگے جو انویسٹمنٹ سمٹ بھی ہونے والا ہے اس کے لیے بھی آلریڈی ہم نے جو ہے ایریاز ایئر مارک کر کے رکھے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ان کے لیے کس قسم کی انڈسٹری یہاں پہ لوکل لیول پہ بننی چاہیے تاکہ وہ پروسیسنگ کا یا اس کی مارکیٹنگ کا جو ہے جو برہان ہوتا ہے یہاں پہ کسی وقت اس کو یہیں پہ ریزالو کیا جا سکے، اور لوگوں کو اس کی جو اپنا پروڈیوس ہے اس کی ایک ریمونریٹو پرائس بھی ملے، پلس اس کے ساتھ جو اس کا جو پروڈکٹ بنے گا، اس کی جو کشمیر پروڈکٹ جو ہوگا وہ زیادہ اچھی طرح بک سکے، وہ چاہے وہ خراب ہو، چاہے کولڈ چین سٹوریجز کی بات ہو، ریفریجریٹڈ وینس کی بات ہو، یا باقی مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی ان کو یہاں پہ انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ سب یہاں پہ آئے گی، اور لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ کرائم برانچ جموں کشمیر کی جانب سے جموں میں ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا جس میں دفتر وزیراعظم کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور ڈی جی پی جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے شرکت کی۔ اس کے لیے ایک لیول فائنینشیل لٹریسی بھی چاہیے۔ منسٹر صاحب پہ ایک ہو جائے تو ویل شو یو۔ ایز پر مائی سیلف ایکسپیرینس میں نے ایس بی آئی کے بیلنس فنڈ میں انویسٹ کیا تھا، میں نے لگا تو ہاؤ کین وی تھنک دیٹ وی آر سیف ود دس اسکیم؟ نہیں آپ نے کون سا فنڈ کی بات کی سر میں سمجھا؟ ایس بی آئی کے میوچل فنڈ میں 18,270 روپے۔ پہلے I request Dr. Chhatrapati Shivaji, Secretary Pension and Pension. So to give you a feeling of being a part of the mainstream India, I think this also is important. What you have launched today is launched for whole of India. And repeatedly retweeting that we should give the kind of focus to Jammu Kashmir which we gave to the northeastern states during the last. When we came in 2014, Northeast made news only for wrong reasons. It made news for blockade, it made news for violence, it made news for insurgency, it made news for corruption cases, it made news for development which had come to zero. Drugs as such are playing a havoc with our society. I keep on telling people that when militancy was about to fail, about to die in Punjab, they played with the lives of the youths of Punjab. Pakistan started sending drugs, all kinds, in a big way. And today you see that what has happened there.
you would realize that perhaps J&K is also almost following the same suit. We are following the same path. Pakistan has started trying the same tactics here. You name a drug and that is being transported. That is decided there. वाज़ेह रहे कि मूसलाधार बारिश के बाद रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पहाड़ी चट्टान के ढलक आने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगरचे हुकाम की जानिब से यहाँ सफाई के काम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन सड़क बंद होने के नतीजे में सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की बड़ी तादाद रुकी हुई है। सर उधर लोग क्रॉस कर दो सर, कैमरा रामबन पुलिस ने बानिहाल में 2 खुसूसी कार्रवाइयां करते हुए मुंतकिल किए जाने वाली भारी मकदार में मंशियात को जब्त किया है और 3 तस्करों को अपनी तहवील में लिया है। एक और कार्रवाई में इस कार्रवाई से मुताल्लिक SSP रामबन हसीबुर रहमान ने मज़ीद तफसीलात बताई है। डिस्ट्रिक्ट रामबन जो मंशियात के खिलाफ जंग जारी की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने रूटीन नाका चेकिंग में यहाँ पे एक पंजाब बॉन्ड ट्रक उसको रोका है और उसमें से करीब कोई 4 क्विंटल हमें पोपिस्ट्रा मिला है। और यूनिक बात इसमें ये थी कि उसको बॉडी उसकी ऐसे मॉडिफाई की गई थी कि नॉर्मली रूटीन चेकिंग में वो नहीं होता था, लेकिन कुछ शक शुबे पे यहाँ पे काम किया गया और उसको बरामद किया गया। सुबह से 1 पर्चे और भी लगे हैं, जिसमें एक यहाँ का लोकल 2 थे, एक चरस के साथ पकड़ा गया और एक के पास करीब 200-300 इंजेक्शंस थे, वो लोकल सप्लायर थे, उनको भी हमने यहाँ पे अप्रीहेंड किया। ये रूटीन का चेकिंग था, रूटीन के चेकिंग में हमने इसको हाईवे पे जो है इंटरसेप्ट किया है। DCP पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सरबराही में आज पुलवामा के चाटापुरा इलाके के सनती इलाके का अचानक मुआयना किया गया और इस मौके पर यहां खाने पीने की चीज़ें तैयार करने वाले यूनिट्स में सफाई के इंतजामात का मुआयना किया गया। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वाले यूनिट्स के खिलाफ चालानात भी किए गए। FSSA अंडर लीगल एंड मेट्रोलॉजी, बाकी वो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ थे। हमने उसमें कुछ को एक स्वीट्स का यूनिट है जिसको हमने सील कर दिया गया यहाँ पे आज, और भी काफ़ी हमने सैंपल्स कलेक्ट कर दिए। जो लगेगा वायलेशन हम इनको प्रॉपर्ली चेक करते रहेंगे और इनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में इंडियन पेनल कोड के 37 फौजदारी कवानीन का होगा निफाज, मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। कश्मीरी कायदीन से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, किशन रेड्डी का बयान, कहा अनकरीब रिहा किए जाएंगे महरूसी। जम्मू कश्मीर बैंक की जायदादों का कालअदम किया जाना तानाशाही है, CPIM लीडर यूसुफ तारिगामी ने मरकज पर जताई बरहमी।
पुलवामा हमला मामले में NIA की एक और छापामार कार्रवाई। बकरीपुरा और हाजीपल में अस्करियत पसंदों के घरों पर मारे गए छापे। दिल्ली के तशद्दुद में ताहाल 42 हलाक। शुमाल मशरक़ी दिल्ली उजाड़ दी गई। जंतर मंतर पर शांति के नाम मार्च में फिर एक बार की गई इश्तियाल अंगेज तकरीर। कपिल मिश्रा भी थे मौजूद। दिल्ली के तशद्दुद पर UN ह्यूमन राइट्स ने जाहिर की सख्त तशवीश। इमरान खान ने आलमी बरादरी को दिल्ली की सूरत हाल से किया आगाह। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्ताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।